चलो देखो, हाँ क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं ना हम लोग। जैसे क्वेश्चन था भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में अंतर बताइए। अब आप बताओ क्या पूछ रहा है वो। क्या वो ये पूछ रहा है कि तुम धर्मनिरपेक्षता जानते हो, भारतीय कैसी होती है पश्चिमी कैसी होती है, ऐसा कुछ पूछ रहा है? या सिर्फ उसने एक टू द पॉइंट बात कहने के लिए कहा है आपको कि दोनों में अंतर बताओ, तो आपको सिर्फ उतने पे ही टिकना था। ठीक है, तो अगर आप ये सब ऐसे लिख रहे हैं ना, भारतीय फिर पश्चिमी वगैरह वगैरह फिर अंतर पे आ रहे हैं, तो असल में आप आधा टाइम खराब कर चुके हैं और अंतर पे जब पहुंचेंगे तब तक स्पेस खत्म हो चुका होगा। इसलिए ध्यान रखना, सीधे आपको टू द पॉइंट बात करनी है। और जैसे एक आदत आमतौर पे लिखने में होती है, या तो हमारी खुद की होती है या YouTube पे बहुत विद्वान बैठे हुए हैं वो देते हैं ज्ञान, कहते हैं निष्कर्ष जरूर लिख देना। पूछा उसने अंतर है, आप निष्कर्ष किस बात का लिखोगे? निष्कर्ष तब आएगा जब वो आपसे आपके आइडिया पूछ रहा होगा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं। ऐसा जब पूछेगा ना तब आप बताओ कि मेरे हिसाब से कंक्लूजन ये है। ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ, ये तरीका सही है। जैसे क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन पे लागू हो जाएगा। आपने पूछा है कि इंडियन और वेस्टर्न पंथ निरपेक्षता में अंतर बताओ, आपने बीच में लाइन खींची, इधर इंडियन लिख दिया, इधर उसको कंपेयर करते हुए, अब दो बातें हो गई। उसने पूछा था अंतर, आपने तुलना कर दी, कंपेयर करके अंतर समझा दिया। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा? उसको भेजना फोटो। मैडम लेके चली गई क्या वो मार्कर, वो पेन? पूछ लो। अच्छा, कल हमने कहाँ तक किया था? जस्टिस वर्ड पे थे। ठीक। हाँ, एक बात और, जस्टिस और लिबर्टी और फिर इक्वालिटी। मैं आपको फाइल दे रहा हूँ, थोड़ा सा उसको घर जाके पढ़ना। और बहुत डेप्थ में लिखा हुआ है, दिल लगा के पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, दिल भी लगाना पड़ेगा। देखो ये सब मैंने खुद लिख के तब उसको, नहीं यहाँ नहीं दिया था उन्होंने ये। अरे यार उनसे कहो ऐसी जगह तो रखो, मिल जाए। देखो फाइल आ गई, इसमें जस्टिस और लिबर्टी दोनों दिए होंगे। एक बार देखो, हैं दोनों हैं? ये लिबर्टी नहीं है? लिबर्टी नहीं है, ठीक। खूब मेहनत से डेडिकेशन से पढ़ना इसको, कुछ समझ में नहीं आया पूछना, बहुत सारी मेहनत लगी हुई है इसके पीछे, तो वो सक्सेसफुल तभी होगी जब आप उसको कायदे से करेंगे। कल हम लोगों ने बात की थी कि जस्टिस समाज में फैलाना लाना जरूरी है। इसके बाद अगला शब्द क्या था? लिबर्टी, स्वतंत्रता। लिबर्टी, जस्टिस तो तीन तरीके का था, याद है? सोशल, इकोनॉमिक और
पॉलिटिकल। लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बना देना या उनको इस लायक बनाना आर्थिक न्याय कहलाता है। और समाज में जो उनका स्टेटस है उसको बेहतर करना या वेल ऑफ जैसा करना, अच्छे लोगों जैसा करना, वो सामाजिक न्याय है। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ऑल द ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम आर ओपन टू द कॉमन पीपल, ये पॉलिटिकल जस्टिस होता है। जैसे आप यहां तैयारी कर रहे हैं, आपको जो परेशानियां रही होंगी कि आप मुखर्जी नगर नहीं जा पाए, करोल बाग नहीं जा पाए, या 2.5 लाख रुपए का कोर्स नहीं खरीद पाए, तो आप अन्याय के दायरे में रह जाते अगर आप यहां को बैठने को नहीं मिलता। इसीलिए न्याय की कल्पना ये कहती है कि समाज में वो लोग जो किसी मामले में सक्षम नहीं हैं, चाहे सामाजिक रूढ़िवादिता हो या पैसे की समस्या हो, तो सरकार अगर आपको इस योजना से पैसे बचवा रही है, आपके घर में, आपके मुरादाबाद में योजना चलवा रही है, तो आपको नहीं लगता कि आपके साथ सामाजिक और आर्थिक दोनों न्याय कर रही है सरकार? भाई पैसे नहीं खर्च हो रहे आपके, और आप समाज में उस मुकाम पे पहुंचने की अब कम से कम हैसियत रखते हैं जहां लोग एक क्रीम लेयर में बैठे हुए हैं, जिनको आप आईएएस कहते हैं, पीसीएस वगैरह कहते हैं। तो जब आप ये पा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको राजनीतिक न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा? है। और आप में से कौन सा ऐसा है जिसकी एज 18 साल हो जाए और उसको वोट डालने से या किसी भी सरकारी ऑफिस में काम करवाने से रोक दिया जाए? कोई भी ऐसा नहीं है ना, कोई भेदभाव तो नहीं होता। यही राजनीतिक न्याय होता है। ठीक है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रियम्बल में जो आदर्श लिखे हुए हैं, ये आदर्श है। न्याय पाना एक आदर्श है जो हर समय के साथ बदलेगा। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। न्याय की परिभाषा समय के साथ बदलेगी, क्योंकि आज जो आपके पास है, आपसे पिछली पीढ़ी के पास अगर नहीं था तो वो अन्याय के शिकार थे। आपके पास है, आपको न्याय मिला है, लेकिन आज आप कुछ और भी चाहते हो। बदल रहा है ना। तो इसका मतलब ये वाली परिभाषा बहुत डायनामिक है, वक्त के साथ बदलेगी। आज जो आपके पास है, अब आप उससे बेहतर चाहते हो, और समाज पहले यहां था, अब थोड़ा ऊपर आ चुका है, पर कैपिटा इनकम बड़ी है, तो इसका मतलब स्टेटस अच्छा हुआ है। ठीक है। तो ये बड़ी डायनामिक परिभाषा है, और जो बातें वक्त के साथ, समाज की सोच के साथ बदलती हैं, उनको आदर्श कहा जाता है। जो बातें आजादी के टाइम आदर्श मानी गई थी, हो सकता है कि वो आज आप प्रैक्टिकल यूज कर रहे हो। जैसे इस क्लास में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। आजादी के टाइम लड़की को पढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ी बात रही होगी, और समाज में, किताबों में लिखा जाता होगा कि कन्याओं को पढ़ाया जाए, इससे बेहतर कोई आदर्श नहीं हो सकता कन्या के लिए। तो इसका मतलब उस टाइम वो एक आदर्श रहा था, और आज लड़कियां कॉमन बैठी हैं, तो आदर्श की बात करने की जरूरत ही नहीं है। लड़कियों का पढ़ना कोई आदर्श वाली बात नहीं है इस क्लास के रेफरेंस में, क्योंकि 50% से ज्यादा लड़कियां बैठी हुई हैं। तो ये बदलेगा वक्त के साथ। ठीक है। ऐसे ही लिबर्टी भी एक आदर्श है, स्वतंत्रता, जो 5 तरीके से डिफाइंड है। जैसे आपको सोचने की आजादी है, थॉट की। आपको अपनी बात दूसरों के सामने रखने की आजादी है। आपको जैसा आपका किसी भी चीज में विश्वास है, बिलीफ है, उसकी आजादी है। आप जिस धर्म को देखना चाहते हैं उसकी आजादी है। और आपके धर्म में जो पूजा पाठ का तरीका है, या जो आप पूजा पाठ का तरीका अपनाना चाहते हैं, उसकी स्वतंत्रता आपको है। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता है। अब देखो, ये इसी ऑर्डर में है, ध्यान रखना।
कभी पूछ ले कि सीक्वेंस बताओ इसका क्या है, ठीक। अच्छा, एक बात, जैसे हम क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि इस प्रस्तावना में जो आदर्श लिखे हैं, आदर्श हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये आदर्श है, ध्यान रखना। इनको संविधान कैसे लागू करता है? तो न्याय के बारे में मैंने बताया आपको कि जो कुछ आप करते हो ताकि लोगों को अपलिफ्ट किया जाए समाज में, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, तो इनके प्रोविजन आपको बताने थे कि संविधान में कहां कहां है। जैसे राजनीतिक न्याय के लिए एक बड़ी व्यवस्था आर्टिकल 326 में दी हुई है, वोट देने का अधिकार है। फिर आप कुछ और उदाहरण कोट कर दो कि आर्टिकल 15-16 कहता है किसी के साथ किसी आधार पे भेदभाव नहीं होगा। 16 को फोकस कर देना कि ऑल द ऑफिसेज या जितनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी सरकार की तरफ से सभी के लिए खुली हुई है। तो हो गया ना, इसका मतलब पॉलिटिकल न्याय आपको मिल रहा है। आर्थिक न्याय के बारे में जब आपको लिखना हो तो यहां राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखोगे। बहुत सारे प्रोविजन है, खासकर आर्टिकल 39 में दिए हुए। क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में जो आदर्श लिखे हैं इनको संविधान लागू कैसे करता है? प्रीवियस ईयर यूपीएससी में आ चुका है, तो ऐसे लागू करता है। और सामाजिक न्याय कैसे लाना है? तो आर्टिकल 17 से छुआछूत खत्म की गई है, आर्टिकल 18 से टाइटल खत्म किए गए हैं। फंडामेंटल राइट का यहाँ जिक्र कर दो, ठीक है, और यहाँ डीपीएसपी का जिक्र कर दो, और यहाँ कुछ आर्टिकल का जिक्र कर दो, जैसे ये है। तो इम्प्लीमेंट करने का तरीका दिखा दिया। इसके अलावा स्वतंत्रता पे जब बात आएगी तो ये देखो, थॉट और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a) में हर भारतीय नागरिक के लिए मूल अधिकार घोषित किया गया। जितना भी तरीका हो सकता है ना सोच और अपनी सोच दूसरों के सामने रखने का, वो इस आर्टिकल के तहत गारंटीड है। तो लागू हो रहा है, आदर्श है लेकिन लागू हो रहा है इस आर्टिकल से, ठीक है। ऐसे ही विश्वास, धर्म और उपासना, इन तीनों को आर्टिकल 25 से 28 तक डिफाइन कर सकते हो। इनमें लिखा है कि हर व्यक्ति को धर्म मानने का, ना मानने का, पूजा करने का, अपने मंदिर मस्जिद को मैनेज करने का सारे अधिकार होंगे, ठीक है। तो इंप्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है। अब दूसरा तरीका फिर से समझो, जैसे आपको सोचने की आजादी है, दूसरों के सामने रखने की आजादी है। आपको लगता है कि नहीं नहीं, मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि पानी में भगवान है, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी का विश्वास ना हो, तो ये आपको आजादी है और ये मुझे आजादी है कि इसमें भगवान है। तो ना मैं आपको इंटरफेयर कर सकता, ना आप मेरे को इंटरफेयर कर सकते। ये आर्टिकल 25 से 28 तक आपको अधिकार मिले हुए। ऐसे ही मेरा धर्म कौन सा है, धर्म है या नहीं है, ये मेरी छूट है। मानूं या ना मानूं, ये मेरी आजादी है, ठीक। ये भी लागू होते हुए दिखता है गारंटी के तौर पे। जैसे भारत में बहुत सारे लोग नास्तिक हैं, जानते हैं आप? जितने लेफ्ट विचारधारा वाले लोग होते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, तो जेएनयू से पढ़ने वाले लोग ज्यादातर वामपंथी विचारधारा के हो जाते हैं, लेफ्ट विचारधारा के। और वो विचारधारा भगवान में बहुत आस्था नहीं रखती है, धर्म में आस्था नहीं रखती, क्योंकि वो जो पढ़ते हैं, जिन विद्वानों को पढ़ते हैं, उन्होंने सबसे पहले धर्म को टारगेट किया हुआ है कि धर्म की वजह से समाज में बहुत भेदभाव आया, तो धर्म को वो साइड कर देते हैं, ठीक। ओवरऑल बता रहा हूं ऐसे ही। तो जाहिर सी बात है उनके विचारों में भगवान जैसी कल्पना नहीं आएगी। तो आप बताओ, क्या आपने भारत में कभी सुना किसी नास्तिक को लोगों ने मार दिया कि तू भगवान को मानता क्यों नहीं है, भगवान तो होता है, ऐसा कभी सुना? इसका मतलब मेरा क्या धर्म है या नहीं है, ये मेरा अधिकार है, कोई और डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। ये बातें यहां लिखी हुई हैं। और मेरे धर्म में जो पूजा पाठ का तरीका है वो मेरी चॉइस है। मेरे धर्म में क्या बताया है, मैं उस धर्म को फॉलो करने के लिए अपना पूजा पाठ का तरीका कर सकता हूं। नहीं करना, करने के अधिकार में शामिल होता है, ध्यान रखना। आप में से जितने मुस्लिम होंगे 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, 5 टाइम की, अल्लाह पाक की कसम खा के कह दो,
एक भी नहीं छूटी आज तक। एक आध छूटी है, एक आध छूट जाती है ना। अच्छा, छूट गई तो किसी ने सजा दे दी आपको? नहीं दी ना। तो इसका मतलब पूजा पाठ की आपको आजादी है। ये सब देशों में नहीं होता है। अगर सऊदी अरब में आप कहीं भी दिख गए और आपका आईडी प्रूफ उन्होंने चेक किया कि आप मुस्लिम हैं और नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, चलो आओ इधर, समझ गए? हाँ, वो एक पहलू है। मैं नमाज की बात बता रहा हूं कि भारत में कहीं पुलिस पकड़ती है? नहीं पकड़ती ना। यही बता रहा हूं, क्योंकि हमें धर्म मानने के अधिकार में ना मानना भी शामिल है, ये बता रहा हूं। ठीक है। तो अगर अब इन पॉइंट पे आपसे कोई ये कहे कि क्या संविधान की प्रस्तावना में जो आदर्श लिखे हैं उनको लागू करने की कोई व्यवस्था है, तो दिख रही है व्यवस्था, सारे आर्टिकल मैंने बताया आपको। अब आप इनको नोट जरूर कर लेना, फिर इनको एक्सप्लेन करने में काम आएगा। नोट करो जिन्होंने नहीं किया। इसको नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन बताता हूं जो आया हुआ है। फर्क होता है, हाँ, पाबंदियों का फर्क होता है लिबर्टी में और फ्रीडम में। लिबर्टी एक बड़ी डेफिनेशन को बताती है और उसके अंदर जो लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन के साथ आपको फ्री छोड़ दिया जाता है वो फ्रीडम हो जाती है। उसमें पाबंदियां डिफाइंड होती हैं कि ये पाबंदियां हैं। लिबर्टी में पाबंदियां होती हैं लेकिन वैसे नहीं होती जैसे फ्रीडम में होती हैं। फ्रीडम दी और वहीं बता दिया ये पाबंदी है, इसके दायरे में है, इसी के दायरे में रहना है आपको। जैसे एग्जांपल देता हूं, आर्टिकल 19 लिखा है मैंने, 19(a) लिखा है, ये फ्रीडम के दायरे में रख के बताया गया है। देखो, बड़ा शब्द है स्वतंत्रता, और फिर उसके अंदर आप ये बता रहे हो या ये लिख रहे हो, फिर इसके साथ इसी के आगे 19(2) में पाबंदियां हैं, वहीं लिख देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपको कोई आजादी मिली और वहीं बता दिया इतने में मिलेगी, तो पाबंदी आ गई साथ में। ये थोड़ा सा फ्रीडम की डेफिनेशन को श्रिंक मारता है और लिबर्टी थोड़ी ब्रॉडर सेंस में परिभाषा देती है। ठीक, बना लिया? मिटाऊं? फिर अगला शब्द है इक्वालिटी, समानता। देखो, ग्रुप में देखो, मैं एक फोटो भेज रहा हूं, आप, अच्छा क्वेश्चन नहीं बोला मैंने, पहले क्वेश्चन लिखो। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि, डू यू एग्री दैट प्रस्तावना में बताए गए आदर्श, कि प्रस्तावना में बताए गए आदर्श विभिन्न प्रावधानों से लागू होते हुए दिखते हैं? दैट द आइडियल्स इन द preamble are implemented, the ideals of the preamble are implemented through various provisions। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रस्तावना में दिए गए आदर्श
विभिन्न प्रावधानों से लागू होते हुए दिखते हैं। ठीक है, मुझे ईयर नहीं पता ये कौन से साल में आया हुआ है, लेकिन शायद 2012-13 ऐसी कुछ होगा। फिलहाल आप लिख लेना PYQ ऑफ यूपीएससी। देखो पिक्चर देखो जो मैंने ग्रुप में भेजी है, इन्हीं दो शब्दों के बारे में बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, इक्वालिटी और इक्विटी। ग्रुप में जो फोटो भेजा है मैंने उसको देखो एक बार। ये एनसीईआरटी का फोटो है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। देख लिया, रियलिटी भी देख ली। रियलिटी लिखनी नहीं होती है, वो जब ये कहेगा कि आप अपने विचार दीजिए तब रियलिटी लिखनी है। ठीक है, अब इक्वालिटी और इक्विटी में ज्यादा बेहतर कौन सा दिख रहा है आपको? इक्विटी बेहतर दिख रहा है। और प्रस्तावना में शब्द क्या लिखा है? इक्वालिटी। प्रस्तावना की कमी नजर आ रही है आपको? आ रही है? यहां इक्विटी शब्द होना चाहिए था। आप देखो, फोटो देखो और प्रस्तावना में क्या लिखा है वो देखो। इक्विटी होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन एक समस्या आ सकती थी। प्रस्तावना आदर्श बताएगी, तो पहले बड़ी चीज अचीव करी जाए या बारीक चीज पे फोकस करें? पहले बड़ी चीज, इसीलिए इक्वालिटी शब्द लिखा हुआ है, क्योंकि इक्विटी बहुत अंदर ले जाके सरकार को उलझा देगा। क्योंकि ढूंढना पड़ेगा ना कौन ज्यादा भेदभाव का शिकार है, उसको ढूंढ के लाओ। तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, सिस्टम बहुत स्ट्रांग चाहिए। आजादी के टाइम नहीं था, इसीलिए हमने इक्वालिटी शब्द लिखा हुआ। ठीक है, अब देखो इक्वालिटी दो तरीके की प्रीएम्बल बताती है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसर की, सॉरी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करती है। फिर देखो अवसर के बारे में मैंने भी बोला था, आर्टिकल 16 बताता है कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी सरकार की तरफ से आएंगी तो सभी लोगों को समान अधिकार होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये अवसर की समानता आपको कहाँ होती हुई दिख रही है? आर्टिकल 16 में। ठीक, एक और अगर आप देखना चाहो तो आर्टिकल 326 फिर से कोट कर सकते हो। फिर आप ये भी कोट कर सकते हो कि भारत में कोई भी इलेक्शन अगर आप उन पैरामीटर पे खरे उतरते हैं, जैसे लोकल चुनाव अगर आपको लड़ना है तो 21 साल के होने चाहिए, लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 साल होना चाहिए, राज्यसभा का लड़ना है तो इसका मतलब कोई भी लड़ सकता है। तो ये आपको अवसर की समानता है या नहीं है? भाई इतनी अवसर की समानता है कि अमेरिका में भी नहीं है। हकीकत में अमेरिका में रूल है, या तो आप डेमोक्रेटिक पार्टी के होंगे या दूसरी पार्टी के होंगे, दो ही पार्टियां हैं, आप दोनों पार्टियों में से किसी में एडजस्ट नहीं हो रहे, आपने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और भारत में आप इंडिपेंडेंट लड़ जाओ, निर्दलीय बोलते हैं ना उसको, लड़ लो। तो ज्यादा समानता अमेरिका में है या भारत में? इस मामले में भारत में दिख रही है ना, इसका मतलब ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज इंडियंस के पास हैं, कम से कम लिखने के लिए तो हैं। वो अलग बात है कि आप किसी पार्टी में हैं तभी जीतने के चांस होते हैं, ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई एक व्यक्ति उभर के आ जाए और स्टार बन जाए, ऐसा अपवाद होता है, नियम नहीं। दूसरा, प्रतिष्ठा की समानता है सभी को। आर्टिकल 21 में सभी को जीवन जीने का अधिकार है, और उसमें यह भी लिखा है हर व्यक्ति को अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। अगर मुझे बिल्कुल शांत तरीके से जीवन जीना है, मुझे डिस्टरबेंस पसंद नहीं है, मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे पसंद नहीं है, मुझे पसंद है लेकिन राइट टू प्राइवेसी है,
मैं अपनी बातें दूसरों को नहीं बताना चाहता, छुपाना चाहता हूँ, पर्सनल लाइफ मेरी अलग है। तो ये सब चीजें मुझे मेरे तरीके से जीवन जीने का अधिकार दे रही हैं। ये सब आर्टिकल 21 में लिखी हैं। और जब मैं अपने तरीके से जीवन जीऊंगा तो मेरी नजर में एक सम्मान होगा, मेरी एक प्रतिष्ठा होगी। उस प्रतिष्ठा का जो चरित्र बन के समाज में घूम रहा होगा मेरा, वो समाज की नजर में मेरी छवि होगी, उसी को आप प्रतिष्ठा कहते हैं। और मैं कैसा इंसान हूं ये समाज मेरे चरित्र के आधार पर डिसाइड करता है। जिस चरित्र का मैं हूं वो मेरी प्रतिष्ठा को गठित कर रही है। अगर मेरी प्रतिष्ठा जो चरित्र के रूप में समाज की नजर में है उसके जैसे लोगों से अगर मेरी तुलना होती है तो मेरी प्रतिष्ठा की समानता है। अगर मेरी प्रतिष्ठा जैसी है, जैसा मेरा चरित्र है, वैसे लोगों से कंपेयर ना करके आप मेरे से नीचे वाले लोगों से कंपेयर अगर करते हो, यानी कि नीचे प्रतिष्ठा जिनकी है या जिनकी प्रतिष्ठा नहीं है, अगर आप उनसे मेरा कंपेयर करते हो तो मैं प्रतिष्ठा की असमानता मान के आपके खिलाफ मुकदमा कर सकता हूं। उदाहरण बताता हूं। नरेंद्र मोदी ने, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, ध्यान से सुनते रहना, उन्होंने कहा मैं देश का चौकीदार हूं। और राहुल गांधी अगर ये कह दे जो चौकीदार है वो चोर है, तो राहुल गांधी के हिसाब से चोर कौन है? भले ही नाम ना लिया हो, हालांकि नाम भी लिया है, मैं कह रहा हूं नाम नहीं भी लिया होगा, तो कानूनी भाषा में जब आप किसी पे कमेंट करते हैं कि जैसे किसी ने बोला मैं ये हूं और फिर किसी ने कह दिया ये जो है वो ये है, इसको कानूनी भाषा में कहते हैं इन्वेंडो। जिन्होंने लॉ किया हुआ है पता होगा उन्हें। इसका मतलब होता है जो आप डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं वो इनडायरेक्ट कह रहे हैं। उदाहरण बताता हूं। किसी लड़की के बारे में जिसका रिश्ता ढूंढने के लिए लोग आए हुए हैं मोहल्ले में, और वो एक दुकान पे जाते हैं, वो पूछते हैं भाई ये बताओ मिस्टर एक्स की लड़की किस प्रकार की है, आपसे ओपिनियन चाह रहे हैं क्योंकि हम रिश्ता लेके आए हैं। तो उसने हंसते हुए कहा वो तो सती सावित्री हैं। अब बताओ आप इसका क्या मतलब है? वो बोल जो रहा है, क्या उसके बोली बातें सही में वही सेंस दे रही है जो इशारा है उसका? उल्टा है ना। इसी को इन्वेंडो कहते हैं। और अगर आपने ऐसा किया है तो आप पे मानहानि का मुकदमा चलता है, यानी कि आपने किसी के मान को नुकसान पहुंचाया है। और मान व्यक्ति का क्या होता है? प्रतिष्ठा होती है। तो इसी आधार पे मीनाक्षी लेखी जो बीजेपी की सांसद थी दिल्ली से, उन्होंने नरेंद्र मोदी की तरफ से मुकदमा किया था और राहुल गांधी को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी थी। ऐसा ही कुछ कुछ सेंस बन रहा था जिसके लिए मुकदमा हुआ था। समझ में आया? यानी कि आप किसी की प्रतिष्ठा की समानता का उल्लंघन नहीं कर सकते। ईमानदार को चोर से कंपेयर कर दोगे तो फिर आपके ऊपर मुकदमा होना है, क्योंकि आपने उसकी प्रतिष्ठा की समानता का उल्लंघन कर दिया है। गॉट इट? बना लो। ये सारे एग्जाम्पल जो बताता हूं ना, इनको लिखते रहा करो अपने शब्दों में, वरना दिक्कत होगी आगे मेंस जब लिख रहे हो तो एग्जाम्पल कोट नहीं कर पाओगे। हाँ, उसका भी एक दायरा है। आर्टिकल 19(2) में आधार दिए हुए हैं। किसी व्यक्ति की मानहानि अगर आप कर रहे हैं तो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस दायरे से बाहर जा चुकी है जहां तक लिमिटेड है। क्या बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बोल के देखो एक बार किसी के बारे में। कैटेगरी, तो कैटेगरी की तरफ से मुकदमा हो सकता है। जैसे सभी, मतलब अदरवाइज नहीं नहीं बोलूंगा। जैसे सभी पुरुष पागल होते हैं, या मुरादाबाद के सभी पुरुष पागल हैं, तो मुरादाबाद के सभी पुरुषों की तरफ से एक मुकदमा मेरे ऊपर हो सकता है, भले ही मैंने किसी को टारगेटेड नहीं बोला है। वो एक कॉमन केस फाइल होगा।
ठीक है, ऐसी जो ग्रुप होता है पूरा, उसमें आपके इरादे क्या होते हैं वो आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे वकील के थ्रू कोर्ट में, कि हाँ आपका डिफेमेशन के दायरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बना लिया, आगे चले। नेक्स्ट वर्ड लिखो, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। देखो, बंधुत्व से पहले एक लाइन है, एंड टू स्प्रेड अमंग देम ऑल, यानी कि सभी भारतीय नागरिकों में हमें फैलाना है भाईचारा, ऐसे लिखा हुआ है प्रियम्बल में। तो भाईचारा कैसा, ताकि हम व्यक्ति की गरिमा का सम्मान बढ़ा सके और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को एक रख सके। अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। ठीक है, जो मैंने आपको वर्ड बोला था वहां पे कि 42वें संशोधन से जोड़ा गया था, वो यहाँ है, तो फिर से एक बार लिख लेना, 42वें संशोधन से इसको जोड़ा गया 1976 में। देखो ऐसा भाईचारा, अच्छा हर चीज प्रियम्बल में कारण है इसलिए लिखी गई है, ध्यान रखना। अन्याय था तो न्याय लिखा, कहां कहां था, 3 जगह ज्यादा अन्याय था, समाज में, आर्थिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में। ठीक है, तो हमने तीनों को लिखा। ऐसी लिबर्टी नहीं थी इसलिए लिखी, इक्वालिटी नहीं थी इसलिए लिखी, ठीक वैसे ही फ्रैटर्निटी नहीं थी इसलिए लिखी। और फ्रैटर्निटी अगर होती तो उस टाइम का इंडिया 3 हिस्सों में नहीं टूटता, पश्चिमी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया 3 टुकड़े हुए। ये सिर्फ इसीलिए हुए क्योंकि लोगों में बंधुत्व की भावना कमजोर पड़ चुकी थी। जिन्ना और मुस्लिम लीग जैसे लोगों ने इस हद तक नफरत भर दी, तो भाईचारा खत्म हुआ। भाईचारा खत्म होने का नतीजा देश के टुकड़े होने की तरफ लेके जाता है। ये हम देख चुके हैं आजादी के टाइम, इसीलिए हमने लिखा नहीं नहीं भाईचारा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करेंगे तभी लोग मिलजुल के रहेंगे, और लोगों से ही देश मिलता है, बनता है और यूनाइट रहता है। और ये शब्द बाद में जोड़ा गया, नहीं भी जोड़ा जाता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ दिया तो और बेहतर है, ताकि देश को अलग टुकड़े के रूप में ले जाने का किसी का ख्याल अगर है तो वो ये क्लियर दिमाग में रख ले कि भारत की एकता और अखंडता के लिए बंधुत्व जैसी कल्पना लागू है। अगर ये लागू नहीं होगा, यानी कि बंधुत्व का उल्टा, भाईचारे का उल्टा अगर कहीं दिखेगा, तो ये प्रस्तावना या संविधान के आदर्शों के खिलाफ चला जाएगा। और क्यों इसको लिख रहे हो आप, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हेलो, इंदिरा गांधी ने ये शब्द जानबूझ के लिखवाया था। इंदिरा गांधी के टाइम नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत, नागालैंड, अरुणाचल,
पंजाब खालिस्तान मूवमेंट, सब ये अलग होने के लड़ाइयाँ चल रही हैं। यानी कि देश के एक हिस्से को हम अलग कर लें और देश बना लें, ये ख्याल पाल रहे थे लोग। इसीलिए शब्द क्लियर करने के लिए लिखा हुआ है कि देश अखंड रहेगा, और इसको अखंड रखने के लिए, एक रखने के लिए हम किस चीज का प्रमोशन करेंगे? व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने के लिए भाईचारे का प्रमोशन करें, इसलिए लिखा हुआ है। क्लियर है? बनाओ। हाँ, यूनिटी से आगे डिग्निटी पहले, और बाद में इंटीग्रिटी लिखा है, अखंडता। बना लिया? अब इसका लास्ट पैराग्राफ देखो जरा। छब्बीस नवंबर 1949 को लास्ट पैराग्राफ बताता है कि इस डेट को इस संविधान सभा में इस संविधान को एडॉप्ट करते हैं, एनेक्ट करते हैं और खुद को सौंपते हैं, ऐसे शब्द लिखे हुए हैं। ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? पहले बनाओ इसको, फिर बताता हूँ। पूरे संविधान का या पूरी पॉलिटी का निचोड़ प्रियम्बल में है। ढंग से कर लेना। जितने मैंने डॉक्यूमेंट भेजे, एक एक लाइन को समझ लेना। उसी फिलॉसफी पे पूरा संविधान है, पूरी पॉलिटी है। क्वेश्चन कहीं से आएगा लिख दो। इसीलिए देखो मैं कितने दिन से यही पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, और जबकि शेड्यूल में सिर्फ एक दिन में 3 टॉपिक हैं। प्रियम्बल भी है, यूनियन और टेरिटरी भी है, और शायद सिटीजनशिप भी। एक ही 1.5 घंटे में 3 टॉपिक हैं, ठीक है? इसलिए ध्यान रखना, सारी कहानी प्रियम्बल में है छुपी हुई। अगर इसको ढंग से पढ़ लिया, पूरी फिलॉसफी समझ में आ जाएगी पॉलिटी की। लेकिन समझ बैठाने के लिए ऐसे नहीं खाली पढ़ लिया। मैंने संस्कृति के नोट्स भी डाल दिए, क्लास नोट्स भी डाले हैं, और प्रिंटेड भी है। मैंने जो लिखा हुआ वो भी डाला, ठीक है? तो उसको ढंग से पढ़ लिया। बना लिया है? In this constituent assembly, adopt, enact and give to ourselves this constitution. अब देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, ये संविधान कब बन रहा है? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान जब कोई बॉडी बना रही है
तो उसको कानून का दर्जा दे रही है। और जब हम कह रहे हैं कि इस देश का संविधान लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब संविधान से ऊपर कुछ होना नहीं चाहिए। इसीलिए यहाँ अधिनियमित, एनेक्ट करने का जो सेंस है वो ये है कि ये इस सरजमी का सबसे बड़ा कानून बनके तैयार हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस देश के लिए एक कानून के रूप में सबसे बड़ा कानून बना के आपने रखा है इस डेट को। तो अगर पूछेगा कि संविधान कब अधिनियमित हुआ, क्योंकि देखो शब्द यहां लिखा है अधिनियमन, तो 26 नवंबर 1949 को। यही कारण है कि भारत का संविधान शब्द जब हम लिखते हैं कानून के तौर पे, तो लिखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1949। ध्यान रखना इस बात का, भले ही लागू 1950 में हुआ है, लेकिन कानून ये 1949 का है। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, भारतीय संविधान अधिनियम। हर चीज जिसको संसद या संविधान सभा बना रही है, कानून तो होगा ही होगा, इसीलिए ये अधिनियम है हमारा संविधान, ध्यान रखना। फिर आप कह रहे हो कि इसको एडॉप्ट कर रहे हैं, पहला शब्द। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, ये शब्द इसी सीक्वेंस में है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करना। तो आप अंगीकृत कर रहे हो। अगर इसको हम एडॉप्ट शब्द में देखें तो बच्चे को गोद लेना क्या कहलाता है? एडॉप्ट करना। तो जैसे ये संविधान सभा माँ है, माँ बनने वाली है, ऐसे समझो, वो एक बच्चे को गोद ले रही है और उस बच्चे का नाम है भारतीय संविधान अधिनियम। तो वो क्लियर बता रही है कि इसको हमने गोद लिया है, एडॉप्ट लिया है, एडॉप्ट किया है। और एडॉप्ट जिसको कर लेते हैं वो क्या हो जाता है? अंग बन जाता है। तो ये भारत का अंग बन चुका है और ये वो अंग है, ये संविधान इस देश का वो अंग है जिसको कोई जुदा नहीं कर सकता। ठीक, फिर अधिनियमित पे बात हो गई। अब बात करते हैं आत्मार्पित, गिव टू अवर सेल्फ। इसका सेंस हिंदी में ज्यादा अच्छा पकड़ में आएगा। गिव टू अवर सेल्फ का मतलब हम खुद को हैंड ओवर कर रहे हैं, लेकिन इसका हिंदी सेंस बहुत अच्छा है। हिंदी में कह रहा है आत्मा में अर्पित कर रहे हैं। आत्मा इमॉर्टल होती है, शरीर मर जाता है, आत्मा अमर होती है। तो इस हद तक आप संविधान को अपनी रूह में डाल रहे हैं, आत्मा में डाल रहे हैं कि संविधान आपसे जुड़ के अमर होता हुआ दिखे। सेंस इसका ये है। ठीक है, इसीलिए जब आप ऑफिसर बनोगे तो आपको संविधान की शपथ दिलाई जाएगी, और संविधान पे जब हाथ रख के आप कसम खा रहे हो तो इसका मतलब इसमें लिखी बातें आपके अंदर फिट होनी चाहिए। वो अलग बात है आप करते कुछ और है, मतलब जो लोग हो जाते हैं उसके बाद करते कुछ और है, लेकिन अगर सेंस आप पकड़ोगे ना तो इसका सेंस बड़ा गहराई में है। ठीक है, बना लिया, आगे चले। ये तो लिखी हुई बातें हो गई। अब मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में आदर्श कौन कौन से हैं? आदर्श कौन कौन से हैं बताओ? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, 4 आदर्श हो गए। भारत को कैसा बनाना है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, संविधान किस दिन बन के तैयार हुआ है? संविधान को कहाँ बनाया गया? संविधान सभा में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये बातें तो हो गई लिखित वाली। अच्छा, जस्टिस कितने प्रकार का बताया गया? लिबर्टी कितने प्रकार की? इक्वालिटी कितने प्रकार की? और फ्रेटर्निटी वैसे कह सकते हैं 2 प्रकार की, लेकिन एक ही है। व्यक्ति को जो गरिमा वाला था ना, एक, बाकी देश की जो अखंडता और एकता बनाए रखने के लिए है, वो गरिमा से जुड़ा नहीं है। सॉरी,
फ्रैटर्निटी से नहीं जुड़ा है, बल्कि फ्रैटर्निटी जब होगी तो लोगों में एक दूसरे की इज्जत के बाद जो फ्रैटर्निटी बढ़ के आएगी उससे देश एक रहेगा। ठीक है, विरोध होना अलग बात है, मेरा आपसे किसी बात पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं दुश्मनी पा दूं आपसे और फिर अपने जैसे लोगों का ग्रुप बना के खड़ा कर दूं और एक दिन कहने लगूं नहीं नहीं हम तुम में से नहीं हैं। इस चीज को रोकने के लिए शब्द लिखे हैं। ठीक है, ये तो शब्दों की बात हो गई। अब क्वेश्चन शब्दों से भी पूछता है लेकिन बाहर से भी पूछता है। चले चला ना इस बार लग रहा है। कैसे पूछता है वो देखो जरा। जैसे सुनते नहीं। मान लेते हैं ये वेस्ट पाकिस्तान आपने बना दिया, ये इंडिया बना दिया और ये ईस्ट पाकिस्तान, ऐसा कुछ मान लीजिए बन के खड़ा हुआ। ठीक है, जब बंटवारा हुआ था तो किस व्यक्ति ने बंटवारे की लाइन खींची थी? रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने। रेडक्लिफ भारत आए बिना मैप के आधार पे लाइन खींचता है। जाहिर सी बात है, अगर लंदन में बैठा हुआ व्यक्ति कागजों पे लाइन खींच रहा है तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ की डेमोग्राफी और यहाँ की डेमोग्राफी में फर्क क्या है। दूसरी बात, नक्शा उस टाइम जूम करने का ऑप्शन नहीं था, 1949 में ऑप्शन था नहीं, तो आप कैसे पता करते कि और जूम कर दूं और जूम कर दूं। और जूम करते करते अगर आप देख पाते तो बेरूबारी नाम की एक जगह थी यहाँ पे बॉर्डर पे, ये जगह शायद वो देख नहीं पाया होगा कि इसकी लोकेशन कैसी है, लेकिन उसने लाइन खींच दी। इसको एडजस्ट करने में यहाँ दिक्कत हो रही थी। लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया भेजा गया था और उसने जो 3 जून 1947 को बंटवारे का प्लान पेश किया था, उसने बेरूबारी को भारत के हिस्से में दिखाया था और रेडक्लिफ ने उसको पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया था। विवाद यहाँ से शुरू हुआ। अब एक समस्या ये आई कि ये जगह, अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की सरकार ने कुछ समझौते करके ये कोशिश की थी कि जहां विवाद है उसको इधर या इधर कर लें। जैसे मान लो इन ये से दे दे तो इधर वाले कच्छ वाले एरिया में कुछ एरिया तुम हमें दे दो, हिसाब बराबर हो जाएगा, है ना, ताकि बॉर्डर ठीक हो जाए। इस बेरूबारी, ये एंक्लेव है। एंक्लेव मतलब थाना होता है, जैसे कोई मोहल्ले का थाना, उसका एक एरिया होता है, ऐसे समझ लो आप। तो इसको लेके विवाद उठा। तो बेरूबारी को भारत की सरकार उधर देना चाहती थी और उसके बदले में कुछ और लेना चाहती थी। लोगों ने उसका विरोध किया, लोगों मतलब पार्टियों ने। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट आने के पीछे सरकार ने खुद रेफरेंस भेजा था राष्ट्रपति के थ्रू। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से किसी कानूनी मामले में या फैक्ट के मामले में। ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया, 1960 की बात है, कि क्या भारत की सरकार भारत के किसी भी हिस्से को, देखो इधर क्या लिखा है, यूनिटी शब्द लिखा है, जैसे ही आप भारत के किसी भी हिस्से को किसी दूसरे को दोगे तो यूनिटी टूटेगी, टूटेगी ना। इसी वजह से ये सवाल उठा था कि क्या सरकार ऐसे ही समझौते से लिखित रूप में किसी दूसरे देश को भारत का हिस्सा कोई दे सकती है। तो इस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन करके ऐसा किया जा सकता है, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर ये तय हुआ कि यूनिटी शब्द जो प्रस्तावना में आया है या जो भी शब्द प्रस्तावना में लिखे हैं, क्या इनको हिला डुला के देख सकते हैं, हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ। तो ये आर्ग्यूमेंट इसी के साथ चल रहा था उस केस में कि प्रस्तावना
अगर संविधान का हिस्सा मानी जाए तो इसमें लिखी हर बात में बहुत दमदार वजन होगा, और अगर प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा ना माना जाए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें क्या लिखा हुआ है। ये सवाल आया क्यों? संविधान जब लिख लिया गया तब प्रस्तावना उसके ऊपर चिपकाई गई थी। सेंस समझना, पूरा संविधान, उसमें आर्टिकल लिखे हैं, आपको अधिकार दिए हैं, फिर बताया है कि ऐसा करोगे, नहीं करने पे आप कोर्ट चले आना। प्रियम्बल आपने पूरी लिख ली, कहीं लिखा है कोर्ट चले आना? जबकि मूल अधिकार पढ़ोगे उसमें आर्टिकल 32 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो अगर अधिकार छीन लिए तो, लेकिन प्रियम्बल में नहीं लिखा है। इसी पे डाउट क्रिएट हुआ, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत स्टेटमेंट दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये ना तो कोई शक्ति देती है और ना कोई दायित्व डालती है। तो बात तो समझ में आ गई, हमने खत्म कर दी बात। बाद में एहसास हुआ 1973 में सुप्रीम कोर्ट को, नहीं हमने गलत बोला था। फिर केस आता है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसमें सुप्रीम कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट है, और अपनी गलती को सुधारते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि संविधान में लिखा कोई पेज जैसे प्रियम्बल संविधान का हिस्सा ना हो। इसका मतलब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। फिर एक केस और आता है 1995 में, शायद LIC का केस। उसमें कहता है सुप्रीम कोर्ट कि सिर्फ हिस्सा ही नहीं है बल्कि इंटीग्रल पार्ट है, उसको हटा ही नहीं सकते। ठीक, 3 केस इसमें बहुत फेमस हैं। फिर एक ये डाउट उठने लगा कि क्या प्रस्तावना में हम कोई चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो बदलाव इंदिरा गांधी ने करके दिखाया था, 3 शब्द जोड़े थे। तो फिर ये सवाल, क्या उसको खूबसूरत बनाने के लिए कुछ जोड़ सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उसको, उसका चेहरा खराब करने के लिए, प्रियम्बल का सेंस खत्म करने के लिए उससे कोई शब्द हटा सकते हैं? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये कि अगर प्रियम्बल का सेंस ही खत्म हो जाए, ऐसा कोई शब्द अगर आप हटा रहे हो, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाने के बराबर होगा। जैसे ये पोडियम है, ये बोतल रखी है, ये संविधान है, ये ढांचा है जिस पे ये संविधान टिका है। अब कोई भी चीज आप ऐसे करोगे तो इसको नुकसान होगा, यहां से तोड़ दो, कुछ कर दो तो इसको नुकसान होगा। ऐसी कोई भी चीज जो इस ढांचे को टच कर दे और इसको हिला दे, उसको आप छू नहीं सकते। यही है मूलभूत या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। ठीक है, लिखो। बेरूबारी केस लिखो, बेरूबारी केस 1960 ब्रैकेट में लिख लेना। बेरूबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन द केस ऑफ बेरूबारी सुप्रीम कोर्ट said that कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, that preamble is not the part of the constitution, is not the part of the constitution। ठीक, अब बेरूबारी को अंडरलाइन करो, और भाग नहीं है, अंग नहीं है, उसको अंडरलाइन करो, इज नॉट पार्ट को अंडरलाइन करो। दूसरा केस लिखो, लेकिन केशवानंद भारती ब्रैकेट में लिख लेना 1973। बट इन द केस ऑफ केशवानंद भारती 1973,
में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रस्तावना संविधान का अंग है, दैट preamble is the part of this constitution. Preamble is the part of this constitution. ठीक है, तो केशवानंद भारती को अंडरलाइन करो और पार्ट है अंडरलाइन करो। नेक्स्ट लिखो, LIC के केस 1995 है शायद, LIC केस 1995, इन द केस ऑफ LIC सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना। सुप्रीम कोर्ट एडमिटेड द प्रियम्बल एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। द प्रियम्बल मे बी अमेंडेड, द प्रियम्बल मे बी अमेंडेड लेकिन उसे गौरवान्वित किया जा सकता है। गौरव होता है गौरव, ग्लोरिफिकेशन, गौरवान्वित किया जा सकता है। द प्रियम्बल मे बी अमेंडेड फॉर द ग्लोरिफिकेशन but not to demean it, लेकिन इसका अनर्थ करने के लिए संशोधन नहीं हो सकता। बट नॉट टू डिमीन, नीचा दिखाना होता है ना। अब ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूँ, उसको घर में प्रैक्टिस कर लेना। जिस कोचिंग का नाम, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है, ये मेरे ही थे। देखो, एक में लिखा होगा दीक्षिता एजुकेशन, ये कंपनी मैंने खोली थी, और नोबेल IAS उस कंपनी के अंडर में एक इंस्टीट्यूशन खोला था पटना में, तो ये वही है। ये मैंने इसलिए बताया कि आप सोचो कि किसी और का तो नहीं है। ठीक है, इसमें देखो MCQ टाइप है, और बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाना अच्छे से घर जाके। कोई अगर डाउट हो तो उस पर बात करेंगे, ठीक है। अब नया टॉपिक शुरू करें। क्या है शेड्यूल में, क्या है टॉपिक प्रीएम्बल के अलावा? हाँ, नहीं, आज की तारीख में देखो क्या, उसी के अकॉर्डिंग चलें फिर।
हाँ, गौरवान्वित, जैसे आपकी तारीफों के कोई बहुत पुल बांध दे, मान लो, और पूरे जहां आप रहते हैं उस मोहल्ले या उस गांव में सब लोग आपकी तारीफ करते रहे, अरे क्या बंदा है यार, और 1,000 लड़कियों के रिश्ते आ जाएं आपके लिए, और सब हीरोइनों को फेल कर दें, इतनी खूबसूरत लड़कियां, तो आप कैसा फील करेंगे? समझ गए? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ना। ठीक। देखो, संविधान में जो प्रियम्बल है वो केवल एक आइडिया देती है कि संविधान क्या कहना चाहता है, और इसीलिए बेरोजगारी में डाउट उठ गया था कि इसको पार्ट माना जाए या ना माना जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ मैं, सपोज करो ये संविधान है, ठीक है, और यहाँ इन्होंने जैसे ये लिखा है पहले पेज पे, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा कि काम की बात है या नहीं है, लेकिन आप पहले पेज पे आमतौर पे नाम लिखते हैं अपना, और फिर उस सब्जेक्ट नाम लिखते हैं, ये है, इसके नोट्स हैं, ऐसे लिखते हैं। सपोज करो अगर मैं उसको फाड़ दूं, तो क्या इस किताब पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। बिल्कुल यही रोल प्रियम्बल का है। इसी पे डाउट उठ रहा था बार बार कि इस पहले पेज को संविधान का हिस्सा मान भी ले तो क्या हो जाएगा, और ना माने तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि फिर इसमें लिखी हुई बातों को छेड़ा जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में डाउट आ रहा था, लेकिन बाद में ये डाउट क्लियर हुआ केशवानंद में, ठीक है। तो इसका मतलब प्रियम्बल में बातें बहुत बढ़िया लिखी, और वो सब आदर्श बातें हैं कि भारत को ऐसा बनाएंगे और लोगों को ये देंगे वो देंगे। जैसे कहते हैं ना घर वाले, अरे तू बस पास करके दिखा, देख तेरे लिए हम क्या क्या करेंगे, पता है। तो वो असल में आपको आइडियल्स बता रहे होते हैं कि ऐसा करना बेहतर है ना। तो इसीलिए इसको संविधान में अगर हम ये मान रहे हैं ना कि संविधान का हिस्सा है, तब भी इसमें कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है जो किसी के बारे में क्लियर बताता हो कि ये क्या है, सिर्फ आदर्श है। जैसे आप अपने घर के बाहर कहीं ग्लास लगवाते हैं, कहीं जाली लगवाते हैं मैश, और कहीं टाइल्स लगवाते हैं, बढ़िया सजावट कराते हैं, कलर वलर होता है ना, तो ये प्रियम्बल है। लेकिन असल में घर अंदर से बनता है या बाहर से बनता है? घर असल में अंदर होता है। तो घर क्या है? वो आपका संविधान है, और वही शुरुआत है आर्टिकल 1 से लेके फिर 395 तक। तो अब एक्चुअल में अब संविधान शुरू होगा, यानी कि जो प्रोविजन है वो अब शुरू होंगे। और सबसे पहले ध्यान रखना, पहले ही चैप्टर का नाम या टॉपिक का नाम क्या है? यूनियन और इसकी टेरिटरी। दिमाग में रखना, टाइटल में ही बता रहा है कि जो अब हम बात करने वाले हैं वो क्या है? संघ है। तो संघ कैसे बनता है? कुछ यूनिट्स होती हैं, ऐसे ही तो बनता है। ध्यान रखना, ये संघ की परिभाषा है कि ये सब मिलके एक देश बना रहे हैं। जैसे 5 उंगलियां हैं, ये कमांड सेंटर मान लो, तो ये 5 उंगलियां इस पंजे का हिस्सा हैं। तो ये अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये यूनियन का सिंबल है, एक हो जाने का सिंबल है ना। तो भारत ऐसा ही है, ये पहले ही बता दिया गया है। अब फिर सोचो, ये अगर ऐसा है तो ज्यादा ताकतवर उंगली है या ये पाम है? पाम है। यही है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये है राज्य। इसीलिए यूनियन शब्द बड़ा खतरनाक इशारा करता है भारत में।
खतरनाक इसलिए कि राज्यों को बहुत अधिकार नहीं है, केंद्र के अधिकार ज्यादा है, और अमेरिका में इसका उल्टा है। इसी पे मेंस में क्वेश्चन बनता है कि इंडियन फेडरेशन ढांचा और अमेरिकन ढांचे में क्या फर्क है। क्या भारत का ढांचा अमेरिका जैसा है, क्या भारत का ढांचा कनाडा जैसा है, या फिर किसके जैसा है, या अपने आप जैसा है, सुई जनरिस, खुद में इवॉल्व हुआ है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन मेंस में बनता है इस टॉपिक से। चलो बनाओ पहले इसको। इस टॉपिक को शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे या डिटेल में पढ़ोगे, पहले डिसाइड कर लो। सोच लेना, मेंस में भी प्री में दोनों में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो आर्टिकल 1 लिखो। देखो, आप संविधान में पहली लाइन अब लिख रहे हो। प्रियम्बल तो केवल आइडियल आदर्श था, लिख दिया। अब आप पहली लाइन लिख रहे हो। सोच के बताना, सबसे पहले किसका नाम आना चाहिए? देश का, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके पहले सब क्लॉज में, 3 सब क्लॉज है इसमें, पहले सब क्लॉज में बताता है कि इंडिया जो है, जिसे भारत भी कहा जाता है, वो कैसा होगा, ये क्लियर लिखा हुआ है। तो वो शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। इंडिया जो कि भारत है, वो राज्यों का संघ होगा। फिर से ध्यान दो, यहां क्या लिखा है? यूनियन लिखा है, संघ लिखा है, और देखो फिर यहां बता रहा है वो संघ होगा किसका? राज्यों का संघ होगा। ठीक है। इसके अलावा एक बात और इसमें छुपी है कि इस देश के नाम के बारे में कभी कभी चर्चा होती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान में देश के कितने नाम लिखे हैं, तो केवल 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। नाम तो बहुत सारे हैं, जैसे भारतवर्ष भी है, आर्यवर्त भी है, जम्बू द्वीप भी है, हिंद भी है, हिंदुस्तान भी है ना? और कुछ नहीं? हाँ, इंडस नहीं, इंडस तो नदी के नाम पे है ना।
हाँ बताओ, और क्या नाम है? आर्यवर्त। और और बताओ, कुछ और आ रहा है दिमाग में कुछ, कि हाँ ये भी नाम है, सुना है ऐसा कुछ? हम्म भरत। हाँ ठीक है, भरत, भारत। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री का होगा और पॉलिटी का होगा, दोनों का नाम पे हो सकता है। ध्यान से सुनना, इनमें से कौन से नाम हमारे देश के हैं? ऑप्शन दे दे, उसमें से कोई एक गलत दे या एक से ज्यादा गलत दे, और फाइंड आउट करने के लिए कहे। फिर दूसरा क्वेश्चन सुनना, आर्टिकल 1 के अनुसार इनमें से कौन से नाम देश के हैं? दोनों में फर्क है। पहला वाला हिस्ट्री का क्वेश्चन है, दूसरा वाला पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। संविधान में सिर्फ दो नाम दिए हुए हैं। एक, हम बड़ा पॉपुलर नाम सुनते हैं लेकिन संविधान में नहीं लिखा है। कारण है, ये किसी धर्म की तरफ इशारा करता है, इसीलिए इसको नहीं लिखा गया है और इसको केवल सांस्कृतिक नाम के रूप में छोड़ दिया गया है। ये इंडिया का कल्चरल नेम जैसा कुछ है। ठीक है, ध्यान रखना, वरना ये डाउट उठ सकता था। वैसे तो हिंदू शब्द किसी धर्म को इंडिकेट नहीं करता है, बल्कि एक ज्योग्राफी में रहने वाले लोगों को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है एक्चुअल में, लेकिन वो एक नाम आ गया ना धर्म का, तो इसीलिए उसको अवॉइड करना ज्यादा अच्छा था, इसीलिए उन्होंने अवॉइड किया। चलो, पहले एक बार आप एक काम करो, नाम लिख लो, मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये चर्चा में इसलिए है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर जगह जहां इंग्लिश में लिखा जाता था रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अब इंग्लिश में लिखवाती है भारत सरकार रिपब्लिक ऑफ भारत। यानी कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल अब सरकार परहेज कर रही है। ये होता है, जैसी विचारधारा की सरकारें होती हैं उनको, जैसे राइट विंग विचारधारा की है तो उसके पुराने झुकाव ज्यादा होंगे पुरानी तरफ, यानी कि प्राचीन इतिहास में जाने की कोशिश ज्यादा होगी। तो ये होता है, इसीलिए ये शब्द चर्चा में था कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में भारत लिखवा रहे हैं, जबकि ज्यादातर जगह इंग्लिश में इंडिया लिखा जाता है, हिंदी में भारत आता है, और आम बोलचाल में हिंदुस्तान आता है। तो इस पे कुछ लोग कुछ कहते हैं और सरकार कुछ और कहती है। ठीक है, उसमें नहीं जाना, बस ये ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि न्यूज में रहता है। ठीक है, तो पहले आप ये लिख लो, एक टेबल सी बना के ऐसे, एक लिखो देश का नाम एक तरफ, और दूसरी तरफ लिखो गिवन बाई, या किस में दिया हुआ है, ऐसे करके। आपने मेलुहा वर्ड सुना है? मेलुहा सुना है? बोलूं? चलो पहला लिखो, मेलुहा ही लिख लो पहला, मेलुहा। ला है, ला, मेलुहा। मेरुआ मत लिख देना, मेरुआ औरत को कहते हैं ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में मेरुआ औरत को कहते हैं। और किसी की वाइफ को मेहरारू कहते हैं, मेहरारू। वो तो भोजपुरी में कहते हैं ना, बिहार में। चलो लिखो मेलुहा, और गिवन बाई में लिखो मेसोपोटामियंस, मेसोपोटामिया के लोगों ने, ब्रैकेट में लिख लेना इराक।
आज इराक कहते हैं उसको, पहले मेसोपोटामिया कहते थे। असल में ये शब्द ना क्यों क्यों आया है, सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत में थी, पाकिस्तान और भारत वाले एरिया में, यहाँ के लोग व्यापार करने जाया करते थे इराक, जिसको मेसोपोटामिया पहले कहते थे, और बहुत पुरानी सभ्यता रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी रही है। इंडस वैली भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये बिल्कुल एक साथ रही है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो उन व्यापारियों को वो लोग मेलुआ कहते थे, उसी से ये नाम पड़ा हुआ, ठीक है। अगला लिखो, भारत और भारतवर्ष। भारत और भारतवर्ष, इसमें लिख लो पुराणों में, पुराण है प्राण, पुराणों में। अभी हिस्ट्री में क्या चल रहा है, एंशिएंट, ठीक। अगला लिखो आर्यवर्त। आर्यवर्त ये मनुस्मृति में दिया हुआ है, मनुस्मृति। नेक्स्ट जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, लिखो वैदिक साहित्य में, इन वैदिक टेक्स्ट। आपको मालूम है ये नाम अभी भी इस्तेमाल होता है भारत का, जम्बू द्वीप। कौन करता है मालूम है? साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वहाँ अभी भी यही कहते हैं इंडिया के लिए। जैसे जब आप सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल एशिया या मिडिल ईस्ट में जाओगे, जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ इंडिया को अभी भी हिंद कहते हैं, और वहाँ के यहाँ के लोगों को हिंदी कहते हैं, ठीक है। आगे लिखो हिंद और हिंदुस्तान। हिंद और हिंदुस्तान, ये तो पता ही होगा किसने दिया है, पर्शियंस। ब्रैकेट में लिखे ना ईरानियंस, पर्शियन, फारसी, हिंदी में लिखो फारसी लोगों ने। नेक्स्ट लिखो इंडिया। ये बताओ किसने दिया है? ग्रीक्स, यूनानी। हाँ, हिंदू शब्द इस्तेमाल अरबी ने किया है, अरबी लोगों ने। हिंदू, हिंदू, हाँ, मतलब जैसे वहाँ वो कुछ और बोल रहे थे, फिर इधर के लोग जब आए तो उन्होंने उसको थोड़ा डिस्टॉर्ट किया वर्ड को। जैसे मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो भी सुन लो। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू शब्द, हिंदू ये शब्द अरब के लोगों का दिया हुआ है, और हिंद शब्द ये ईरानियंस का दिया हुआ है, तो डिस्टॉर्शन होता है। जैसे हिंद, हिंदू, फिर इंग्लिश में सिंधु, सिंध, इंडस, ये वर्ड बन रहे हैं ना, तो ये क्षेत्र के लोग जैसे जैसे प्रोनाउंसिएशन वहाँ का होता है। जैसे हरियाणा के लोगों को या पंजाब के लोगों को या कश्मीर के लोगों को आप ये कह दो ये क्या लिखा है, प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। आपके हिसाब से क्या लिखा है? स्पोर्ट्स लिखा है। और पंजाब और जम्मू कश्मीर के आदमी से कहोगे तो वो कहेगा स्पोर्ट्स, सा पा कह देता है, स्पेशल को स्पेशल कहता है। दूसरा, बिहार के आदमी को कहोगे ये क्या लिखा है, आप कह रहे हो ना वैन, होठ मिल नहीं रहे हैं आपके, वैन, वो कहेगा वैन। तो वो होता है प्रोनाउंसिएशन का फर्क, ठीक है। चलो बाकी कल करते हैं।